हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए की। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता के जैसे क्यों लगते हैं? इसका कारण हमारी बॉडी में पाया जाने वाला डीएनए है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्लों के दो पार्ट हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं न्यूक्लिक अम्लों के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव बहुलक होते हैं। रासायनिक रूप से न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों से बनी एक लंबी श्रृंखला होती है और इसीलिए हम इनको पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड, देखिए जैसे बहुत सारे एमाइनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, उसी तरह बहुत सारे पॉली न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन क्या होता है। केमिकली ये क्या है? देखिए, अगर आप किसी न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें तीन घटक पाए जाएंगे। पहला घटक होता है एक 5 कार्बन रखने वाली शर्करा, यानी एक पेंटोज शर्करा। दूसरा घटक होता है कुछ विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारक, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसिस। और तीसरा होता है अकार्बनिक फॉस्फेट समूह। इन तीनों से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्लों से आप क्या समझते हैं, इनका रासायनिक संगठन क्या है। तो आपको बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये एक पेंटोज शुगर, 4 नाइट्रोजिनस बेसिस और एक फॉस्फेट समूह से बनते हैं। ये इनका रासायनिक संगठन है। तो चलिए हम एक एक कर इनके बारे में बात करते हैं। जो पेंटोज शुगर न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है वो दो तरह की होती है। एक का नाम है राइबोज शुगर और दूसरी का नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। इन दोनों के बारे में आप नॉर्मली जानते होंगे, आप अपनी लोअर क्लासेस से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में राइबोज शुगर और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, ये बीटा डी राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों में सेकंड कार्बन के पास ऑक्सीजन का फर्क है। राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर में ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है। अब यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, बाकी इसमें सब कुछ सेम है, केवल एक ऑक्सीजन की कमी है। डी का मतलब केमिस्ट्री में होता है रिमूव करना। देखिए, जहां भी आप केमिस्ट्री में ये डी वर्ड पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है टू रिमूव, हटा देना। यानी किसी चीज को आप हटा दें तो उसके लिए केमिस्ट्री में आप डी वर्ड का यूज करेंगे। अब बात आती है विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारकों की। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि न्यूक्लिक अम्लों के अंदर पाए जाने वाली विषम चक्रीय नाइट्रोजन युक्त क्षारकों के बारे में बताइए। देखिए, न्यूक्लिक अम्लों में दो प्रकार के विषम चक्रीय नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। एक को कहते हैं प्यूरिन्स और एक को कहते हैं प्रिमिडीन। प्यूरिन और प्रिमिडीन, देखिए इनकी पहचान करने का एक आसान तरीका है कि कौन प्यूरिन है और कौन प्रिमिडीन है। देखिए, जितने भी प्यूरिन्स हैं उन सब के अंदर
दो रिंग होंगे, दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, तो वो प्यूरिन्स हैं। जबकि पिरिमिडीन में एक ही रिंग होता है, इसमें दो रिंग नहीं होते, एक ही रिंग होता है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि कौन प्यूरिन है और कौन पिरिमिडीन है। प्यूरिन के दो एग्जाम्पल है, एडेनाइन जिसको हम सिंगल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनाइन जिसको हम सिंगल लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यूरिन्स डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं और इस कैटेगरी में एडेनाइन और गुआनाइन ये आती है, ये प्यूरिन्स हैं। जबकि जो पिरिमिडीन्स हैं उनमें आती है साइटोसिन जिसको सिंगल लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन जिसको सिंगल लेटर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूरेसिल जिसको सिंगल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 नाइट्रोजन बेस न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पाई जाएंगी, प्यूरिन्स यानी एडेनाइन और गुआनाइन, पिरिमिडीन यानी साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। इनके अलावा एक फॉस्फेट आयन PO4 ट्रिपल निगेटिव, ये भी न्यूक्लिक अम्लों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यदि आप न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन देखते हैं तो एक पेंटोज शुगर होगी जो राइबोज शुगर हो सकती है या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है। 4 नाइट्रोजनी क्षारक होंगे जिनमें प्यूरिन में आते हैं एडेनाइन और गुआनाइन, जबकि पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्यूरिन्स दो साइकिल वाली रिंग है। देखिए एक साइकिल ये है और एक साइकिल ये है। इसी तरह से गुआनाइन के पास भी दो साइकिल्स प्रेजेंट हैं। तो जिन स्ट्रक्चर्स में दो साइकिल प्रेजेंट हैं वो प्यूरिन्स होंगे। नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में आपसे इनकी स्ट्रक्चर को बनाना नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में आती है। इसी तरह पिरिमिडीन्स आप देख रहे हैं कि इनके पास केवल एक रिंग है। तो जिनके पास एक रिंग है वो पिरिमिडीन, जिनके पास दो रिंग है वो प्यूरिन। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखिए न्यूक्लिक अम्लों के 3 कंपोनेंट हैं, एक पेंटोज शुगर, 4 नाइट्रोजनस बेसेस और एक फॉस्फेट आयन। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो यदि पेंटोज शुगर केवल नाइट्रोजनी क्षारकों के साथ ही जुड़ी हुई है, केवल नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शुगर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजनी बेस है और ये पूरा एक पेंटोज शुगर है। तो अगर यही दो कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं तो आप इनको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड तो इसका मतलब क्या हुआ कि विषम चक्रीय क्षारक तथा शर्करा के बंधित होने से बने अणु को एक न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब क्या होगा यदि आप इस कॉम्बिनेशन के साथ फॉस्फेट आयंस भी जोड़ दें तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? देखिए ये तो पहले से ही एक न्यूक्लियोसाइड इकाई है, एक न्यूक्लियोसाइड जिसमें एक पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस है। तो इन दोनों के मिलने से पहले ही क्या बना हुआ है? एक न्यूक्लियोसाइड। तो अगर इस न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट आयन भी जोड़ देते हैं तो क्या होगा? आप जो स्ट्रक्चर तैयार होगी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट से बना हुआ है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस, जबकि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस और फॉस्फेट आयन। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और अदरवाइज अगर केवल 2 होंगे तो न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूक्लिक अम्लों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम फेमस नाम है, आप जानते होंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? हम अब इसका आंसर दे सकते हैं।
न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, हम इनके आंसर भी दे सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स का रासायनिक संगठन क्या है, हम इसके आंसर भी दे सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, हम इसका आंसर भी दे सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। चलिए हम पहले बात करेंगे डीएनए की। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसके पास डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर मिलती है। इसके पास 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं, जिनमें एडेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। थाइमिन पर स्पेशल एम्फेसिस देना है। थाइमिन केवल डीएनए में ही होती है, आरएनए में थाइमिन नहीं होती। इसको मत भूलना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। तो थाइमिन केवल डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती। हम बात करेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है। देखिए, डीएनए के लिए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज की थी वाटसन और क्रिक ने, और अपनी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इसको, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलीय संरचना, इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे इस मॉडल के बारे में। डीएनए के एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड के जरिए इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की अवधारणा को दिया गया। डीएनए की संरचना को स्टडी करने के लिए एक्सरे विवर्तन अध्ययन किया गया और इसी के आधार पर द्विकुंडलीय संरचना की अवधारणा को दिया गया। डीएनए की वाटसन और क्रिक संरचना के अनुसार डीएनए, जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसकी 2 सर्पिल श्रृंखलाएं, जिनको स्ट्रैंड्स कहा जाता है, क्षारक इकाइयों के मध्य हाइड्रोजन आबंधन द्वारा परस्पर समानांतर रूप से कुंडलित अवस्था में प्रेजेंट रहती है। देखिए, वाटसन और क्रिक ने क्या बताया कि डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी चेन एक प्रेजेंट है, लेकिन वो चेन सीधी नहीं है। वो चेन स्प्रिंग की तरह घूमते हुए बनी हुई है। दोनों स्ट्रैंड्स स्प्रिंग की तरह घूमते हुए बने हुए हैं और उनके जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आबंधों से जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि ये जो द्विकुंडलीय संरचना है, इसके भीतर दोनों स्ट्रैंड्स के क्षारक समूह परस्पर हाइड्रोजन आबंधों से जुड़े रहते हैं। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि नाइट्रोजिनस बेसिस एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आबंधों से जुड़े होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े हुए शर्करा अणु श्रृंखला का बैकबोन बनाते हैं, जिससे क्षारक अणु शाखाओं के रूप में जुड़े रहते हैं। देखिए क्या है कि एक पेंटोज शुगर है, उसके साथ फॉस्फेट है, फिर पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट है, एक बैकबोन तैयार हो गई है और इस बैकबोन पर शाखाओं की तरह नाइट्रोजिनस बेसिस लगी हुई है और वो नाइट्रोजिनस बेसिस भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन आबंधों से जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के पिरिमिडीन क्षारक तथा दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के प्यूरीन क्षारक एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। देखिए, एडेनाइन और गुआनाइन, ये दोनों प्यूरीन्स हैं। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये पिरिमिडीन्स हैं। थाइमिन डीएनए के अंदर होता है, यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है। यानी जो यूरेसिल है उसे हम अभी फिलहाल पीछे रख देते हैं। तो हमारे पास एडेनाइन है, गुआनाइन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। तो एक स्ट्रैंड का प्यूरीन दूसरे स्ट्रैंड के पिरिमिडीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि प्यूरीन और प्यूरीन आपस में जुड़े हों या पिरिमिडीन पिरिमिडीन आपस में जुड़े हों। एक प्यूरीन होगा और दूसरा पिरिमिडीन होगा। तो इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि एडेनाइन और गुआनाइन ये प्यूरीन्स हैं, साइटोसिन और थाइमिन ये पिरिमिडीन्स हैं। तो प्यूरीन्स पिरिमिडीन्स के साथ जुड़ेंगे
हाइड्रोजन आबंधों के जरिए। अगला पॉइंट देखिए, दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि एक श्रृंखला का एडेनाइन दूसरी श्रृंखला के थाइमिन के सामने आ जाए, जिससे कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ सके। इसी तरह गुआनाइन साइटोसिन के सामने आता है, ताकि गुआनाइन और साइटोसिन आपस में जुड़ सके। तो एडेनाइन के सामने कौन आएगा? थाइमिन। और गुआनाइन के सामने कौन आएगा? साइटोसिन, यानी एटीजीसी। एटीजीसी, ए के सामने टी और जी के सामने सी, एटीजीसी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए, जो एडेनाइन है, एडेनाइन और थाइमिन, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दो एच बॉन्ड बनाएंगे। देखिए, अगर एक एडेनाइन है और इसके सामने एक थाइमिन है, तो इन दोनों के बीच दो एच बॉन्ड आएंगे। और इसी तरह यदि एक गुआनाइन है और इसके सामने साइटोसिन है, तो ये तीन एच आबंधों से जुड़े हुए होंगे। एडेनाइन और थाइमिन के बीच दो एच बॉन्ड होंगे, जबकि गुआनाइन और साइटोसिन के बीच तीन एच बॉन्ड होंगे। तो देखिए, इससे आप ये समझ सकते हैं कि डीएनए की स्टेबिलिटी मेनली जीसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि जीसी कॉम्बिनेशन के पास ज्यादा बॉन्डिंग है। तो एडेनिन और थाइमिन के कंपैरिजन में जीसी कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबिलिटी बनाता है। तो यदि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते, तो आप उसे लाइक जरूर किया कीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप वो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एडेनाइन और थाइमिन आपस में एक पेयर बनाएंगे, गुआनाइन और साइटोसिन आपस में एक पेयर बनाएंगे, और इनको कहते हैं बेस पेयर्स। ठीक है। तो जो डीएनए के स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर में जो एक लूप बनता है, देखिए जैसे डीएनए के जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये एक लूप बना हुआ होगा, इसमें लगभग 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है, और इस एक लूप में लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जा सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि अल्फा हेलिक्स में एक लूप के अंदर 3.4 अमाइनो एसिड्स होते हैं और लगभग 13 एटम्स होते हैं। इसी प्रकार इसमें लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, और इस तरह से जो एक सर्पिल बनेगा, एक कुंडली बनेगी, उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होगा, और जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए, यहाँ एक बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एडेनाइन हमेशा थाइमिन के बराबर होंगे, क्योंकि एडेनाइन थाइमिन से जुड़ते हैं। तो एडेनाइन हमेशा थाइमिन के बराबर होंगे और थाइमिन हमेशा एडेनाइन के बराबर होंगे। सेम इसी तरह साइटोसिन गुआनाइन के हमेशा बराबर होंगे। लेकिन प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स का अनुपात ये हर लिविंग बीइंग के अंदर अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये अनुपात 1.52 होगा। देखिए, इसी अनुपात की वजह से हमारे अंदर अलग अलग चेंजेस होते हैं। एडेनाइन थाइमिन के बराबर है, साइटोसिन गुआनाइन के बराबर है, लेकिन इनका अनुपात हमेशा अलग अलग होगा। हर जो लिविंग बीइंग है उसके लिए ये सब अलग अलग। देखिए, इसी बात से आप ये भी समझिए कि जो डीएनए है, डीएनए में थाइमिन और एडेनाइन और गुआनाइन और साइटोसिन का अनुपात हमेशा 1:1 होगा। यानी मैंने आपको बताया कि जितने एडेनाइन होंगे उतने थाइमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गुआनाइन होंगे, और इनकी संख्या भी बराबर होगी, तो इनका अनुपात भी 1:1। लेकिन अलग अलग लिविंग बींग्स में एटी और जीसी का अनुपात अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ एक बात हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि ए के सामने हमेशा टी को ही जुड़ना है और जी के सामने हमेशा सी को ही जुड़ना है। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर के दो सर्किल हैं, दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होते। जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये एक जैसे नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले स्ट्रैंड में अगर एडेनाइन है तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके सामने थाइमिन का आना कंपलसरी, और अगर यहाँ थाइमिन है तो इसके सामने एडेनाइन का आना कंपलसरी है। इसी तरह जी के सामने सी और सी के सामने जी का आना कंपलसरी है।
तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस अपने आप पता लगा सकते हैं। तो आपको देखिए मोटी मोटी सी क्या बातें समझ में आई कि डीएनए की संरचना डबल हेलिकल है, उसमें दो स्ट्रैंड है। दूसरी बात कि एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तीसरी बात, एडेनाइन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है जबकि साइटोसिन और गुआनाइन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। चौथी बात कि एडेनाइन और थाइमिन की संख्या हमेशा बराबर होगी, साइटोसिन और गुआनाइन की संख्या हमेशा बराबर होगी। एडेनाइन और थाइमीन का योग हमेशा साइटोसिन और गुआनाइन के योग के बराबर होगा, इसीलिए इनका अनुपात 1:1। और लास्ट बात कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के जैसे नहीं होते बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसा आप इस डायग्राम से देखिए कि एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। डीएनए के ये दो स्ट्रैंड है। आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रैंड का गुआनाइन दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, एडेनाइन थाइमिन से जुड़ा हुआ है, थाइमिन एडेनाइन से जुड़ा हुआ है, एडेनाइन थाइमिन से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से ये पूरी सीक्वेंस बनती चली जाती है। तो यदि आपको एक स्ट्रैंड की ये वाली सीक्वेंस पता हो तो आप दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस अपने आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आरएनए की संरचना कैसी होती है। देखिए ये भी पॉली न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ है और इसकी जो संरचना है वो डीएनए के कंपैरिजन में कम जटिल होती है। यहां आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। आरएनए में थाइमिन की जगह हमेशा यूरेसिल ले लेगा, यानी डीएनए में जहां हम थाइमिन की बात कर रहे थे आरएनए में वो यूरेसिल होगा। तो यदि आपको डीएनए का एक सीक्वेंस पता हो और आपको आरएनए का एक सीक्वेंस बनाना हो तो इसमें यह ध्यान रखिए कि जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री आपको थाइमिन लगाना पड़े उसकी जगह आपको यूरेसिल लगाना है, तो आरएनए का स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। देखिए डीएनए के एक स्ट्रैंड से यदि डीएनए का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार करना हो तो आप क्या करेंगे, एडेनाइन के सामने थाइमिन, गुआनाइन के सामने साइटोसिन, आप ये बनाते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए का स्ट्रैंड तैयार करना हो तो ये याद रखना होगा कि जहां जहां डीएनए आरएनए में जहां जहां थाइमिन की आवश्यकता होगी वहां आपको यूरेसिल लगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के। देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आरएनए कितने प्रकार के। आरएनए को क्या कार्य करना है इसके आधार पर आरएनए तीन तरह के होते हैं, एक संदेश वाहक, एक अंतरण और एक राइबोसोमल। देखिए एक तो होता है मैसेंजर आरएनए जिसको हम शॉर्ट में एमआरएनए कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। एक होता है ट्रांसफर आरएनए जिसका काम होता है कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बना करके दी है डीएनए ने वो उसे बाहर लेकर के आता है। और तीसरे होते हैं राइबोसोमल जिनका काम होता है उस सीक्वेंस के आधार पर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करें। तो आरएनए के तीन प्रकार हैं, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में ये एक टेम्पलेट की तरह से काम करता है, यानी पहले से ही बनाई हुई एक योजना। ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट लेकर आएगा, ट्रांसफर आरएनए डीएनए की उस सीक्वेंस को आरएनए की सीक्वेंस में बदलेगी और राइबोसोमल आरएनए उस सीक्वेंस से प्रोटीन का निर्माण कर देगी। देखिए जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारी बॉडी में इनके क्या फंक्शंस हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर हम डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन करते हैं तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए कम स्टेबल होता है क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आरएनए डीएनए से पुराना है, आरएनए पहले बना, डीएनए बाद में बना। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डीएनए से पुराना आरएनए। तो नट सेल में ये दोनों न्यूक्लिक एसिड क्या काम करते हैं। देखिए यहां जो डीएनए है उसका दो काम होता है, एक तो वो अपने जैसी प्रतिकृति बनाता है, ऐसा करके वो
माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में भेजने का काम करता है, मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी। दूसरा, डीएनए ये भी डिसाइड करता है कि प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार होगा। तो हेरिडिटी को ट्रांसमिट करना और प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करना, ये डीएनए के दो प्रमुख काम। अब हम बात करेंगे कि रेप्लिकेशन या प्रतिकृति बनाना क्या होता है। जिस प्रोसेस के जरिए डीएनए माता पिता के गुणों को संतानों में भेजता है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन, प्रतिकृति। तो ये किस तरह से होती है? पहला पॉइंट समझिए, जैव कोशिका के विभाजन के समय डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। जब सेल को डिवाइड होकर के दो सेल्स में या ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट होना होगा, उस समय डीएनए रेप्लिकेशन करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीएनए का यह गुण जिसमें वह अपने समान दूसरे डीएनए का संश्लेषण करता है, इसको प्रतिकृतित्व या रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तीसरी बात, डीएनए का यह गुण पैतृक गुणों को संतति में स्थानांतरित करता है, यानी जो हेरिडिटी है इसको ट्रांसफर करने का काम करता है। देखिए, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारे सामने दो स्ट्रैंड अलग अलग आ जाएंगे। डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो दोनों अलग अलग आ जाएंगे। अब देखिए, ये जो अलग अलग स्ट्रैंड हैं ये नए स्ट्रैंड बनने के लिए टेम्पलेट का काम करता है। यानी अब ये डिसाइड करेंगे कि मेरे सामने वाला जो स्ट्रैंड बनेगा उसमें कहां कहां क्या क्या आएगा। ऐसा क्यों होगा? बेस पेयरिंग रूल की वजह से। यानी जो एडेनाइन है वो थाइमिन और जो गुआनाइन है वो साइटोसिन। तो ए के सामने ऑटोमेटिक टी आएगा और जी के सामने ऑटोमेटिक सी आएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए थे, मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये अलग हुआ, एक स्ट्रैंड ये अलग हुआ, तो ये स्ट्रैंड अपने सीक्वेंस के जरिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेगा। उसी तरह ये वाला स्ट्रैंड भी अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। लेकिन देखिए, यहां आप एक बात ध्यान रखिए कि क्योंकि एक पूरा डीएनए आधा आधा बट करके अलग हुआ है, तो हमारे जो गुण हमें माँ बाप से मिलेंगे वो भी आधे आधे गुण ही आएंगे, क्योंकि डीएनए आधा ही हमारे पास आया है। ठीक है। अब जो दूसरा काम है डीएनए का वो प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण है। प्रोटीन संश्लेषण पर डीएनए पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। डीएनए ही ये तय करता है कि प्रोटीन कैसा बनना है। डीएनए अणु का वह भाग जो एक संपूर्ण प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। देखिए, एक टर्म है जीन जिसके ऊपर बहुत कुछ लड़ाइयां होती हैं। तो जीन डीएनए का वो एक हिस्सा है जिससे एक पूरा प्रोटीन बनेगा। इस जीन में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक कोड होता है जिसके जरिए डीएनए ये डिसाइड करता है कि मुझे किस तरह का प्रोटीन चाहिए। तो इस कोड को आरएनए समझता है और अपने कोड में चेंज करता है और फिर उसी कोड के जरिए वो प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए की तुलना कीजिए। देखिए, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए साइटोप्लाज्म। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होगी। डीएनए में स्पेशली थाइमिन प्रेजेंट होता है जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह कौन ले लेगा? यूरेसिल। डीएनए का मेन काम है आनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना और प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करना, जबकि आरएनए का मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। देखिए बच्चों, अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको जरूर ही तैयार करने चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इनका रासायनिक संगठन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं।
तीसरा क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए की तुलना, ये आपको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। और चौथा क्वेश्चन कि डीएनए में, ध्यान रखेंगे आप कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि विच नाइट्रोजिनस बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा यूरेसिल। और विच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, उसमें आपका ऑप्शन होगा थाइमिन। तो देखिए, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर किया करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास जानकारी आ जाएगी। धन्यवाद।